अब मैं गुजारिश करती हूँ मोहम्मद फैसल खान से, जो शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। आपके बहुत सारे मज़ामीन शाये होते रहते हैं, बहुत होनहार तालिब इल्म हैं, और आज यहाँ पर नए अदब में तरक्की पसंदी के असरात मौजू पर अपना मकाला पेश करेंगे मोहम्मद फैसल खान। इनके लिए तो बहुत सारी तालियां बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस पुररौनक महफिल में जनाब सदर प्रोफेसर नदीम हसनैन साहब और कैफे एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद मेहदी साहब का और दीगर जो असातिज़ा कराम या रिसर्च स्कॉलर सामईन मौजूद हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सईद मेहदी साहब का कि जिन्होंने मुझे अदना सा तालिब इल्म होने के बावजूद मौका फराहम किया मकाले के लिए। आज की इस महफिल के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका उन्वान है नए अदब में तरक्की पसंदी के असरात। जनाब सदर की इजाज़त से मैं मकाले पढ़ने की इब्तिदा करना चाहता हूँ। वक्त का सिर्फ थोड़ा सा रहेगा जी, वक्त का जी जी। उर्दू की पहली शऊरी तहरीक जो अपने मंशूर के साथ वजूद में आई और जिसने हमारे अदब को इनकलाबी तब्दीलियों से दोचार किया, वो तरक्की पसंद तहरीक है। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद इंसान दोस्ती, इंसानी आज़ादी और हुब्बुल वतनी पर रखी गई। इसके तवस्सुत से आम इंसानों के मसाइल अदब की चौखट पर दस्तक देने लगे और शेर व अदब के मौज़ूआत बादशाहों, दौलतमंदों, जागीरदारों की ख्वाब ख्याल से भरी बेफिक्र दुनिया से निकलकर मेहनत कश और मुतवस्सित तबके के लोगों की समाजी और इज्तिमाई ज़िंदगी के मसाइल तक पहुँच गए। अदब एक आलाए कार के तौर पर आवाम के लिए इस्तेमाल होने लगा, जिसमें इश्तराकियत के असरात नुमाया रहे। चुनांचे अदब आवाम से करीबतर होकर उनकी ज़िंदगी का आकाश बनता चला गया। गुज़श्ता 7-8 दहाइयों के अदब पर अगर निगाह डाली जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तहरीक ने जिन बुनियादों पर अदब को फ़रोग़ देने की सही की थी, उसके असरात आज भी कायम हैं। बाज़ाहिर तहरीक की तंजीमी हैसियत कमज़ोर होती चली गई, लेकिन अदब पर इसके असरात कभी कमज़ोर नहीं हुए। एक मौके पर कैफी आज़मी साहब से पूछा गया कि तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत है या नहीं, तो उन्होंने जो जवाब दिया मुलाहिज़ा फरमाएं, कोट, अब तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत नहीं, ना ही इस तरह की किसी तंजीम की ज़रूरत है। अब तो तरक्की पसंदी अदबी फिज़ा में तहलील हो चुकी है। अब तो तरक्की पसंद अदब लिखने की ज़रूरत है, तहरीक या तंजीम की ज़रूरत नहीं। कैफी साहब की इन सत्रों से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि तहरीक ने अपने मुख्तसर से अरसे में जो काम किया है वो अदबी शऊर का हिस्सा बन चुका है। तंजीम रहे या न रहे, मगर इसके असरात जो कि इफ़ादी अदब की सूरतगरी करते हैं बाकी हैं और रहेंगे। वो मसाइल जिन्हें तरक्की पसंद अदीबों ने उठाया, आज भी उनकी सूरत बहुत ज़्यादा नहीं बदली। आज़ादी के बाद एक तवील मसाफत तय करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। वही अवामी इस्तेहसार उसी तरह कमज़ोरों और लाचारों के साथ जुल्म बर्बरियत की दास्तानें। इसलिए आज भी ऐसे अदब की ज़रूरत है जो उन मजलूमों की आवाज़ उठा सके। चुनांचे मौजूदा दौर के बहुत से अदीब या फनकार अपने अंदर एहसास को बरकरार रखते हैं और कोई भी अदबी तख्लीकात अपने इर्द गिर्द से माहौल से मुतासिर हुए बगैर फ़र्क नहीं करते, जो इंसानियत की दलील होने के साथ साथ उनके ज़ी-शऊर और बादबीर शख्स होने की तरफ भी इशारा है। इन अदीबों के दिल जुल्म जबर की दास्तानें सुनकर तड़प उठते हैं और ये ऐसे अदब की तख्लीक में लग जाते हैं जिनकी जड़ें तरक्की पसंदाना तफक्कुरात व ख़यालात पर मबनी फ़न पारे से जा मिलती हैं। हालांकि इन तख्लीकी कारनामों के मौज़ूआत को मुकम्मल तौर पर तरक्की पसंद अदब करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन बगौर मुताले के बाद इनमें मार्क्सी नकात की निशानदेही ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम अदबा व शोरा गहरी समाजी वाबस्तगी रखने की बुनियाद पर एहसास, इज़्तिराब, एहतजाज और इनकलाब की मंजिलों से गुजर कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही चंद लिखने वालों के फ़नपारों में तरक्की पसंदाना अफ़कार और नज़रियात को मिसालों के साथ वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं शुमूल अहमद का नावल चमरासुर उसके ताल्लुक़ से बताना चाहूँगा। ये फ़नपारा 2020 में बतौर नावल शाये हुआ। चमरासुर जो है इसी नाम का एक किरदार इस नावल में है, जो आला तालीम याफ्ता दलित नौजवान जो खुद को महिषासुर का वंशज कहता है, उसके ज़िंदगी के चंद सालों पर ये नावल जो है उसका अहाता करता है। चमरासुर दलित जद्दोजहद, हुकूक इंसानी की जंग, असातीरी वक़ार की बाजियाब और समाजी इनकलाब की कहानी है, जिसका प्लाट अपने दौर के सच्चे वाक़यात और अशख़ास और देवमालाई किरदार की आमेदिश से बुना गया है। नावल में चमरासुर और उसके कुछ दोस्त बतौर ख़ास रुकमनी, सैफ, काशिफ और नीलमा साथ मिलकर दलित समाज की तालीम
दलित समाज को तालीम के जेवर से आरास्ता करने और उन्हें बावकार बनाने के लिए एक तहरीक शुरू करते हैं। इस सरगर्मी में कुछ उन लोगों का सामना आला तबके के लोगों की तहकीर, उनकी तंजीमों के खतरात और सियासी रहनुमाओं की चालबाजियों से होता है। जैसे ही इन नौजवानों को अपने मकसद में कामयाबी मिलनी शुरू होती है तो धीरे धीरे आला जात और साहिब सरवत लोगों की साजिशों का ये निशाना बनने लगते हैं। बिला आखिर नॉवेल का हीरो जो चमरासुर है वो भी एक औरत के हाथों फरेब से मारा जाता है। ताहम आला तबके के लोगों, सियासी सियासतदानों और हाकिमों की कुर्सियां खतरों से महफूज हो जाती हैं। नॉवेल की वो इबारत देखिए जहां इसका जिक्र किया गया है, कोट, भांजी ने कबाब का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने नेवाला मुंह में लिया और गिलास खाली कर दिया। भांजी ने तीसरा पैक बनाया, चमरासुर की आंखें बंद होने लगी, पपोटे भारी पड़ गए, उसके कानों में रुकमनी की आवाजें गूंजने लगी कि सब के सब छल से मारे गए थे। भांजी ने चौथा पैक बनाया, चौथे पैक के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतर रहा था। चमरासुर खुद को पानी में डूबता हुआ महसूस करने लगा। उसने देखा भांजी ने पीतल का मगरमच्छ पानी में छोड़ दिया है। देखते देखते वो जिंदा मगरमच्छ में तब्दील हो गया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। भांजी अचानक उछलकर उसके सीने पर चढ़ गई। चमरासुर की निगाहों में कोई चीज एक पल के लिए बिजली की तरह चमकी और दूसरे ही पल तेजी से चमचमाता हुआ खंजर उसके सीने में पेवस्त हो गया। मज़कूरा वाला इक़्तिबास को मौजूदा दौर के तनाजुर में इस तरह देखा जा सकता है कि चमरासुर का किरदार दबे कुचले और सताए हुए मजलूम तबके की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि भांजी सियासी इक़्तिदार और इंतज़ामी उमूर की मसलों पर मामूर आलादात के अफराद की अलामत है, जिन्हें खदशा है कि अगर चमरासुर अपने हदफ के लिए करने वाली जद्दोजहद में कामयाब हो गया तो आला और ऊंचे तबके के समाजी ठेकेदारों से लड़ झगड़कर बराबरी का हक मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। लिहाजा साहिब ताकत या साहिब मसनद हमेशा इस बात की फिक्र के लिए कोशा रहते हैं कि इक़्तिदार बाकी रखने के लिए इनकलाबाना देहत रखने वालों का सर ताकत से या फिर छल कपट से कुचल देना चाहिए। लिहाजा चमरासुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे भी छल से मारने वाली ऊंचे तबके की औरत थी। इक़्तिदार की बका और उसके हुकूक के लिए जंग चूंकि हमेशा लड़ी गई है और इस नॉवेल में भी हम जब देखते हैं तो असातीरी और देवमालाई किरदारों के जरिए से इस नकाब को उठाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से मेरे मकाले में आगे जो है कोरोना के दरमियान अब्दुल समद का जो नॉवेल लिखा गया था उसके ताल्लुक से है। मैं छोटा कर दे रहा हूँ अपनी बातें ताकि वक्त पे मकाला ख़त्म हो जाए। आप देखेंगे कि इस मकाले में कशकोल में समाज के हाशिए पर रहने वाले ऐसे तबके से मरकजी किरदार का इंतखाब हुआ है जिसका दाखिला नॉवेल में हीरो के हैसियत से अब तक ममनू था, यानी राजा चाचू जो एक अधेड़ उम्र का अपाहिज मगर एक ज़हीन भिखारी है। इस नॉवेल में भिखारियों और निचले तबके के गरीब लोगों को एक समाजी और माशरती मसाइल के तौर पर देखा गया है और न सिर्फ शहर और गांव बल्कि मुल्क में इनके वजूद, इनके मुस्तकिल क़याम, इनके हुकूक, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ इंतज़ामिया के साथ साथ अवामी ज़हनों को भी मुतवज्जह करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा माफिया, वक्ती तौर पर सर उठाने वाली पार्टियों के रवैये, इंतज़ामिया की नाअहली, मुख्तलिफ नौ इंसानी रिश्ते बनने और बिगड़ने के हालात वगैरह भी नॉवेल का मौजू रहे हैं। कोरोना की वबा और उसके तनाजुर में इंतज़ामिया की जानिब से लिए गए फैसले और उन फैसलों के नतीजे में होने वाली भयानक सूरत हाल का सामना तो हर इंसान ने किया, मगर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान और खमियाजा गरीबों, मजदूरों और हाशिए पर रहने वालों को उठाना पड़ा। अचानक लॉकडाउन के ऐलाननामे ने अपने घरों से मीलों दूर दूसरे शहरों और मुल्कों में रहकर दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले और अपने अहले खाना का पेट भरने वालों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस खौफनाक सूरत हाल से मजबूर होकर कि तमाम कारोबार और आमदोरफ्त की सारी सहूलतें बंद कर दी गई हैं। अगले कुछ दिनों में खाने पीने की अशिया और रहने के लिए जगह तक बाकी न रहेगी। ये लाचार और बेबस, बेयारो मददगार इंसान सैकड़ों मील दूर अपने अपने घरों की तरफ पैदल ही चल पड़े। इसके बाद तो दिल दहलाने देने वाली फोटोज और वीडियोज के साथ खबरों का सिलसिला तवातुर के साथ जारी रहा, जिसने पूरी इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग की मोहर सख्त कर दी। यहाँ नॉवेल का वो इक़्तिबास देखें जिसमें हल्की सी झलक महसूस करेंगे आप। कोट, अब मैं आपको बताता हूँ कि दूर दूर तक कहीं सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, हमें देखने वाली कोई चिड़िया भी नहीं थी। हम अपनी बीवी, बच्चों और सामान को पीठ पर लादे हुए सड़कों पर आ गए। चलते चलते कितने बूढ़े, कितनी औरतें, कितने बीमार और कितने बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं। वहां धर्म, जाति, जात पात सब मिट गए। ना किसी को कब्र की मिट्टी नसीब हुई, ना किसी को समाधि मिली। आजू बाजू जो खाइयां थी हम उन्हें फेंकते गए। इसमें तरक्की पसंदी के जो असरात हैं वो साफ तौर पर झलक रहे हैं कि बेसहारा लोगों की आवाज़ें और मजलूमों की आवाज़ों को उठाया जा रहा है कि जो इसमें आप जिसके ताल्लुक से इनकार नहीं कर सकते कि तरक्की पसंदी नहीं है। इसी ताल्लुक से गजनफर साहब का एक नॉवेल आया था दिव्य बानी सन 2000 में, उसका एक कोटेशन पढ़ता हूँ, उस कोटेशन को सुनिए और उसमें तरक्की पसंदी को आप लिखिए।
यदि जनन प्रक्रिया हर युग में एक समान रही है और प्रारंभिक मानव का जन्म भी वर्तमान जनन प्रक्रिया द्वारा ही हुआ है, तो एक ऊंच और दूसरा नीच क्यों? सभी एक समान क्यों नहीं? सभी शिशुओं के रूप में क्यों नहीं निकले? स्पष्ट है कि यह अंतर पेट से निकलने के पश्चात उत्पन्न हुआ। पेट में तो सब एक समान होते हैं, तो अर्थ ये निकला कि यह अंतर भीतर का नहीं बल्कि बाहर का है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव ने मानव के सुख के लिए ऐसा किया हो? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम तरक्की पसंदाना असरात और उसके अफकार और ख्यालात मुसलसल देख सकते हैं। और ये सब आज का अदब है, जो 2000 और 2000 के बाद की चीजें हैं, जिसके ताल्लुक से आप ये नहीं कह सकते कि तरक्की पसंद तहरीक कमजोर पड़ गई। मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़कर अपना मकाला जो है वो खत्म कर दूंगा। मैं पढ़ता हूँ। हमारे लिए ऐसे अदब की तलाश जरूरी है जिनमें तरक्की पसंदी के अनासिर पाए जाएं, लेकिन तरक्की पसंदी सिर्फ वही नहीं जिसे लेकर तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां अदीबों और दानिशवरों ने कदम बढ़ाया था, बल्कि अब एक नए किस्म की तरक्की पसंदी की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि आज भी मज़ाहमत की मजीद जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि दौर हाजिर के मसाइल पहले से ज्यादा पेचीदा हैं। आज के लोगों पर मजालिम के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। वैसे तो साम्राज्यियत यानी इंपीरियलिज्म का खात्मा हो चुका है, लेकिन अब एक नए तरह की साम्राज्यियत आ गई है जिसमें आमरियत यानी डिक्टेटरशिप पाई जाती है। लिहाजा नौ इस्तेमारियत, नौ साम्राज्यियत और जमहूरियत में एक नए तरह की आमरियत ने लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत को खत्म कर दिया है। चुनांचे ऐसे अहद में तरक्की पसंदाना रुझान या अदब की अहमियत और मानवियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तरक्की पसंद अदब ही एक ऐसा अदब है जो जुल्म, ज्यादती, नाबराबरी और आमरियत के खिलाफ एहतजाज बदल करता है। शायरी और फिक्शन की ज़बान में हर उस अमल की मुखालिफत कर और मज़ाहमत अदबी पैराए में बयान करता है जिससे एक फरसुदा समाज की तश्कील होती है। उम्मीद है कि हर दी शऊर मुताला करने वाले हमेशा ऐसे अदब का मुताला करेंगे। बिलाशुबा हर संजीदा और समझदार तख्लीक़कार कहीं ना कहीं तरक्की पसंद जरूर होता है। जाहिर है किसे तनज़ुली पसंद है, किसे जुल्म सहना अच्छा लगता है। ताहम जहाँ अदब में दीगर मौज़ूआत हैं, वहीं तरक्की पसंद मौज़ूआत को भी अहमियत दी जानी चाहिए। ऐसे इसे बिल्कुल ख़त्म कर देना या सिरे से इसे नज़रअंदाज कर देना इंसाफ के मनाफी ही नहीं बल्कि अदबी बददियानती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।